हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। तो आइए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रंथि, हमारे ग्लैंड्स, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं। देखिए, ह्यूमन एक सुरक्षा का कार्य करती हैं ग्लैंड्स। तो हमारी शरीर पूरा जो भी क्रियाएं होती हैं, मतलब सुरक्षा का कार्य करना किसका काम है? ग्लैंड्स का। जो भी वायरसेस, बैक्टीरियाज, बाकी हम जो भी कुछ गलत चीज़ें खा लें तो उन सबों से सुरक्षा कौन करता है? हमारी ग्लैंड्स। तो जो ग्लैंड्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। देखिए, इसे एकदम लर्न, मतलब ये नहीं कि रटना है कि ये एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब इसमें क्या क्या होता है। बस आप एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ग्लैंड्स को आप एक यहाँ से मान लीजिए कि ये मिस्टर है कोई, और ये सारी ग्रंथियां हैं। तो ये देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि ये किसका सिक्रेशन करती है? एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। और इसको मतलब ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलती है, इसको ले जाने के लिए हमें मतलब कहीं ले जाना होता है तो उसके लिए नली की आवश्यकता होती है, यानी हमें डक्ट चाहिए होता है, कोई भी नली की। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसमें से ये याद रखना होगा कि हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और यहाँ पे कोई नली की आवश्यकता नहीं होती है। या ये जो हार्मोन्स होते हैं डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं और वहाँ से फ्लो, मतलब जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। मिश्रित ग्लैंड जो है, ये दोनों से मिश्रित से ही पता चल रहा है कि वो एक्सोक्राइन होगी और एंडोक्राइन दोनों होगी। तो देखिए, अगर हम इसको एक आम मतलब सरल भाषा में समझे बस याद रखने के लिए, तो हम मान लेते हैं कि जो ग्रंथियां हैं वो मिनिस्टर हैं, और ये सभी हम पार्ट को इन्हें हम मान लेते हैं कि ये आम जनता है। बस ये समझने के लिए कि एक बार हमारे दिमाग में याद रहे। देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि किसमें डक्ट है किसमें नहीं है। और ये मान लीजिए कोई VIP लोग हैं, मान लीजिए ऐसे अमीर लोग हैं, और ये मान लीजिए ये रिलेटिव है। तो अब आम जनता को मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या वो डायरेक्टली जाके मिल सकता है? कोई नहीं। तो आम जनता को मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, कुछ मतलब सोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो इससे, मान लीजिए हमने इसे मंत्री माना है तो मिनिस्टर माना है तो इससे मिलेगा। तो यानी इसमें कोई न किसी चीज़ की आवश्यकता होगी हमें मिलने के लिए। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है, यहाँ से हम बहिस्रावी ग्रंथि को यहाँ से रख सकते हैं कि मान लीजिए आम जनता है, बाहरी जनता है, कोई भी है, बाहर के लोग हैं, तो उनको अगर मिलना है तो ऐसे थोड़ी ना भेज दिया जाएगा कि जाओ तुम मंत्री से मिल लो। उसके लिए पहले मतलब ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए डक्ट की आवश्यकता होगी, यानी ऑर्डर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे डक्ट होगा, डक्ट की आवश्यकता होगी। अब ये VIP लोग हैं, अब ये लोग परिचित है ना मिनिस्टर से, और फिर इनकी बनती भी है। मान लीजिए अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग चले जाएं तो अब इनको थोड़ी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ये डायरेक्टली मिल लेते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्रंथि है उन्हें हमें VIP मान लेते हैं। एंडोक्राइन मतलब अंदर के लोग भी ऐसे कह सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मिल सकते हैं, तो यहाँ पे नली की आवश्यकता नहीं होगी, इन्हें कोई अपॉइंटमेंट, कोई ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी, तुरंत जाके मिल लेते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा आ जाते हैं रिलेटिव्स। अब देखिए, रिलेटिव्स भी कई प्रकार के लोग होते हैं। तो कुछ लोग डायरेक्टली मतलब बहुत खास होते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम होते हैं। तो जो लोग खास होंगे तो वो डायरेक्टली भी मिल लेंगे, और जो लोग नहीं खास होंगे उन्हें फिर अपॉइंटमेंट या ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो उसे हम मिश्रित में मान लेते हैं कि यानी दोनों क्रिया, यहाँ तो ऑर्डर लेना भी पड़ेगा किसी को और किसी को नहीं लेना पड़ेगा। तो इससे हम समझ लें कि मिश्रित ग्लैंड में हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होगा। तो एक को ऑर्डर लेने की जरूरत होगी और दूसरे जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर ये एग्जाम्पल हम दिमाग में याद रख सकते हैं तो आसानी से ये तीनों में हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किसमें डक्ट की आवश्यकता होती है, किसमें नहीं होती है। तो हम याद रख लिए, आम जनता यानी बाहर के लोग, इन्हें आवश्यकता होगी अपॉइंटमेंट के लिए, तो यानी इसमें डक्ट होगा, इसमें नहीं होगी तो इसमें डक्ट
नहीं होगा। और इसमें वो लोग हैं जो दोनों कैटेगरी के आते हैं, कुछ खास लोग हैं तो उन्हें नहीं चाहिए, मान लीजिए हार्मोन्स है वो कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं रिलेटिव, तो मान लीजिए दूर के रिलेटिव, तो उन्हें थोड़ी जान पहचान कम हो जाती है, तो इन्हें पहले अपॉइंटमेंट और ऑर्डर लेना पड़ता है कि हाँ हम मिल सकते हैं। तो ये था, इस एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये तीनों ग्लैंड्स कैसे वर्क करती हैं। अब आइए हम देखते हैं इसमें से, ये एग्जाम्पल के रूप में था। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। आज के लेक्चर में हमारे शरीर में जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, अब देखिए आम जनता ही पे वही तो चुनाव करती है मिनिस्टर का, लेकिन इसकी मतलब वैल्यू ही नहीं देते हैं लोग अक्सर, तो लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ना, यही है। तो वैसे हमारे शरीर में भी है, वो जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए वो बाहरी सुरक्षा, बाकी जो जितना भी सुरक्षा का कार्य होता है वो कौन करता है, बहिस्रावी ग्रंथि करती है। तो आइए सबसे पहले हम बहिस्रावी ग्रंथियाँ देखते हैं। देखिए इसमें जो पहले नंबर पे आती है उसे हम लेते हैं लैक्रिमल, ये हमारे आँख के पास होती हैं। हमने जब बोन पढ़ा था तो हमने पढ़ा मतलब आँख में मतलब ऐसे पाई जाती हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी नोज होती है ये इसके साइड की लैक्रिमल बोन होती है, तो उसी से ये इस ग्रंथि का नाम दे दिया गया। वहीं पे ग्रंथि होती है लैक्रिमल, जो आंसू का यहाँ पे काम होता है, आंसू का सिक्रीशन, आंसू का स्रावन। अब क्या मतलब आंसू, यहाँ पे इसके लिए एक नली होती है, डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं मिलता है, जैसे हार्मोन्स तुरंत उसको ब्लड में मिला दिया जाता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब इसे हम बहिस्रावी से ऐसे थोड़ी ना कि हमारे शरीर से बाहर की ग्रंथियाँ ये हैं तो हमारे शरीर के अंदर ही, लेकिन इन्हें मतलब ये जो सिक्रीशन करेंगे जैसे एंजाइम्स का, जैसे लैक्रिमल एंजाइम्स है एक, यहाँ से लैक्रिमाइलल एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे तो उन्हें एक नली द्वारा, अब आंसू तो आंसू ही आते हैं ना, उसमें ब्लड थोड़े मिक्स होता है, वो मतलब भले लोग कहें कि हमने मतलब खून के आंसू रोए तो क्या होता है उसमें खून गिरता है, नहीं, तो यहाँ पे खून मतलब ब्लड से मिक्स नहीं होगा, कुछ भी हो कहने के लिए तो हाइपर लोग बोल ही देते हैं। तो यहाँ से वो सभी बहिस्रावी ग्रंथि है, तो यहाँ से आंसू का सिक्रीशन होता है, आंसू का स्रावन होता है, जो बहुत सारे लाइसोजाइम, यहाँ से जो एंजाइम होती है हम उसे कहते हैं लाइसोजाइम, और ये एंजाइम हमारे आंसू के साथ मतलब निकलती है और मतलब जो भी कीट उट होते हैं तो उनसे सुरक्षा करती है, और हमारे आंखों को भी मान लीजिए कुछ ऐसे चला जाता है तो आँख से आंसू आने लगता है, तो वो आंसू के साथ ही जो भी रहते हैं वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरी जो ग्रंथि है वो है हमारा मीब्यूमेन। और ये काम करती है, यहाँ से ये ग्रंथि यहाँ से जो भी हमारे आंखों में कीचड़ उचड़ आता है ना, तो वो इसी मीब्यूमेन ग्लैंड्स होती है, यहाँ से एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, और देखिए वो मतलब यहाँ पे पूरे हमारे आँख में से ऐसे निकलता है, और दिन भर ऐसे वहाँ पे जल की तरह ऐसे निकलता रहेगा, और फिर वो जितने भी धूल कंकड़ होते हैं अगर हमारे आँखों में गए होते हैं, और कुछ हमारे आंखों में भी जो भी वेस्ट होते हैं उनको फिर अगर हम देखें रात में अगर आप सो के उठते हैं सुबह में तो कीचड़ जैसा निकलता है, सभी के साथ ऐसा होता है, बच्चों में अक्सर ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, और बच्चों में तो उनकी आंखें पूरा कीचड़ होती है, तो इसीलिए सुबह को धुलना पड़ता है हमें। तो वही जो कीचड़ निकलता है वो किससे निकलता है, मीब्यूमेन, वहाँ से एंजाइम्स होती है, वो सुरक्षा के लिए हमारी आंखों को साफ करती है, और साफ करके वहाँ से कीचड़ निकल जाते हैं, कीचड़ के रूप में निकल जाता है। अब तीसरी बोन हम आते हैं
स्वेट ग्लैंड, जिसे हिंदी में श्वेत ग्रंथि भी बोलते हैं। और श्वेत ग्रंथि का कार्य क्या होता है? पसीना। श्वेत ग्रंथि से ही पसीना आता है। अब देखिए, जब भी हम ज्यादा वर्क करते हैं तो पसीना आने लगता है, ऐसे माथे पे, फिर अक्सर माथे पे ज्यादा आता है। तो वो पसीना भी मतलब क्या है, सुरक्षा करता है हमारे शरीर को। वो जो भी मतलब वेस्ट होता है वो पसीने के रूप में बाहर हमारे क्रिया होती रहती है ना, तो वहाँ से हल्का जो पसीना होता है वो लवड़ के द्वारा, लवड़ी होता है, तो वो जो भी क्रिया होती है तो उसमें जो भी वेस्ट ऐसे टूटता है, हम ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा दौड़ते या चलते हैं, या कोई अचानक से हम बहुत ऐसी कोई खबर सुन लेते हैं जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो जाता है, ब्लड फ्लो होना तेज हो जाता है, तो वहाँ पे भी कभी कभी माथे पे पसीना आ जाता है और मेहनत का कार्य करना होता है। तो वहाँ पे भी सुरक्षा के लिए ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो टूटते हैं और फिर वो वेस्ट के रूप में, पसीना के रूप में निकल जाते हैं। तो वो किससे निकलते हैं? श्वेत ग्रंथियां द्वारा। श्वेत ग्रंथियां द्वारा पसीना निकलता है। ये हमारी तीसरी ग्लैंड हो गई। चौथी जो ग्लैंड है वो है सीबेसियस ग्लैंड, जिसे हम तैलीय बोलते हैं, तैलीय ग्रंथि। अब ऐसा तो बहुत, देखिए किसी किसी लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, तो देखिए ये काम क्या करती है, ऑयली स्किन है तो वो एक चिकना मुलायम बनाती है। पूरे जो हमारे यहाँ पे भी ऑयली जैसी होती है, अक्सर हम देखें जो गाय भैंसे होती हैं उनकी स्किन बहुत शाइन करती है, बहुत मुलायम होती है इसे टच करने पे। अक्सर पक्षियों में भी उनका जो, अब पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि उनके पंख इतने मुलायम क्यों होते हैं, तो वो वही यहाँ से सीबेसियस ग्लैंड, तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं जो एक मतलब उसको मुलायम बनाती हैं, आता है वो सिक्रेशन होते रहता है, तेल आयल जैसा चिपचिपा सा। अब फिर कभी गर्मियों के मौसम में फेस पे भी ऐसा देखेंगे आप, अगर सुबह ऐसे उठेंगे तो ये देखिए नाक के पास ऐसे ऊपर सबसे ज़्यादा होती हैं, तो यहीं पे ऐसे देखेंगे चिपचिपा सा ऐसे बहुत लाइट करता है, तो वो मुलायम का, तो वहाँ से तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं और वहाँ से तेलीय चिपचिपा पदार्थ का सिक्रेशन करती हैं और हमारे शरीर की वहाँ से सुरक्षा करती हैं और नमी देती हैं, एक मुलायम बनाए रखती हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद पांचवी ग्रंथि होती है सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड लार ग्रंथि। अब देखिए लार ग्रंथि हमारे सलाइवरी ग्रंथि में 3 पाई जाती हैं, एक सबमेलेक्जरी, एक सबलिंगुअल और एक पैरोटाइड ग्लैंड। तो ये हम पाचन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तीनों अलग अलग से। तो ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं और ये लार का सिक्रीशन करती हैं, जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है मुंह में किस भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? लाल। यहाँ से ये मिक्स हो जाती हैं और भोजन को मुलायम बनाती हैं, जिसके कारण हमारे आगे तक भोजन आराम से चला जाए। सिक्रीशन करती हैं ये लार का यहाँ से। और इस यहाँ से टाइलिन का सिक्रीशन होता है, टाइलिन का। और ये क्षारीय मीडियम कैसा होता है? क्षारीय होता है। यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जो लार ग्रंथि होती है वहां से किस एंजाइम का सिक्रेशन होता है? तो टाइलिन का होता है और ये क्षारीय होता है और हमारे भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। वहां से हमारे भोजन को पूरा मुलायम बना देता है, जिसके कारण हमारे भोजन आसानी से चला जाए। हम जो भी खाते हैं उन्हें मिक्स करके एकदम मिक्स कर देता है और वहां से भोजन आसानी से हमारे ओसोफेगस द्वारा स्टमक में आसानी से जा सके। तो ये हमारी थी मेन 5 ग्रंथियां थी, इनके बारे में हमें देखना था। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक और लीवर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो इनका ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कार्य कर रही थी, लेकिन जैसे कहा जाता है ना, अगर हम एक फैमिली में ले लें तो फैमिली में सभी लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा होता है जिसके कारण पूरा परिवार चलता है, तो सेम वैसे इसमें भी हम देखेंगे। इसमें भी जब हम लीवर तक जाएंगे तो लीवर ही है कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो लगभग सारे क्रियाओं को वही से होती है। जैसे फैमिली का कोई एक, मान लीजिए पापा हमारे हो गए घर के, वही तो सारे
देखते हैं पूरी भी फैमिली का जो भी खर्चा वर्चा होता है, तो वैसे ही हमारा लीवर है, हमारे पूरे बॉडीज की जो भी कंट्रोल होता है वही करता है, तो हम उसको देखते हैं। यहाँ से ये बस नाम याद रखना है कौन कौन, जैसे लैक्रेमल लाइसोजाइम का सिक्रेशन करती है, मीबेमिन यहाँ से ये कीचड़ के रूप में निकलती है, श्वेत ग्रंथि यहाँ से पसीना निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड से ऑयली स्किन होती है, और यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से लार ग्रंथि का सिक्रेशन होता है, और ये जो एंजाइम होती है वो टैलिन होती है। और ये सभी देखिए एंजाइम से किसी के साथ ब्लड तो मिला नहीं है, अभी थोड़ी ना कि हम भोजन करते हैं और हमारे भोजन में ब्लड आ जाता है, तो इन लोगों के लिए एक डक्ट होती है जिसके इससे ये सिक्रेशन होते हैं। अब दो और बची हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। अब हम मुंह में तो ऐसे हो गया पाचन, अब हमारे ओसोफेगस में कोई इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स नहीं है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। अब देखिए जठर ग्रंथि हमारे कहाँ पाई जाती है, हमारे स्टमक में। ऐसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले हमने लैक्रेमल पढ़ा, तो हमारे आँख के पास पाई जाएंगी। मीबेसियस जो होता है वो भी आँख के साइड ही होता है, नाक के ऊपर होता है, नाक जैसी होती है वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद हमने सेबेसियस ग्लैंड देखा, तो पूरी स्किन पे ऐसे होती हैं। फिर तैलीय ग्रंथियाँ, वो तो हर जगह से वाली हमारी स्किन त्वचा में पाई जाती हैं। फिर हमने सलाइवरी ग्लैंड देखा, तो वो हमारे मुंह में पाई जाती हैं, और वो 3 प्रकार की होती हैं, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटाइड ग्लैंड। ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती है जिनसे अलग अलग कार्य होता है। सबका कार्य होता है भोजन को पचाना यहाँ से, और एंजाइम का सिक्रेशन होता है टैलिन। अब हम देखते हैं जठर ग्रंथि, और ये कहाँ पाई जाती है, हमारे स्टमक में। ऐसे डायरेक्टली से पेट के पास पाई जाती है। यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो स्टमक में पाई जाती है। जठर ग्रंथि हम जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे से 3 एंजाइम का सिक्रेशन होता है। एक होता है रेनिन, दूसरा पेप्सिनोजेन, और एक लाइपेज। देखिए ये सभी पाचक एंजाइम्स ही हैं, और इनके लिए अलग अलग ग्लैंड्स होती है। यहाँ से देखिए जठर जो ग्रंथि है, यहाँ से 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। यहाँ से जठर ग्रंथि के पास एक होती है पेराइटल सेल, और एक होती है जाइमोजेनिक शेल। ये सिक्रेशन करती है HCl का, और ये सिक्रेशन करती है हमारे इन तीनों पाचक एंजाइमों का। तो जो रेनिन होता है, रेनिन किसका पाचन करता है, हमारे दूध की जो प्रोटीन होती है उसका पाचन कौन करता है, रेनिन। यहाँ से ये मिल्क का पाचन करता है। और जो पेप्सिनोजेन होता है, ये पेप्सिन होता है, लेकिन जैसे ही HCl का सिक्रेशन होता है तो वहां से ये बदल जाता है पेप्सिनोजेन में और एक्टिव हो जाता है। जब तक पेराइटल ग्रंथ HCl स्रावन नहीं करेगी तब तक हमारा पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा, और वो पेप्सिनोजेन में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वो प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा। तो जो पेप्सिनोजेन है ये प्रोटीन का पाचन करता है, और ये जो लाइपेज है ये हमारा फैट का पाचन करता है, वसा का। ये हमारी इतनी एंजाइम्स पाई जाती हैं हमारे जठर ग्रंथि में, और इनका यम काम करता है। अब देखिए इनमें से कोई भी डैमेज हो जाए तो पाचन नहीं होगा, और इस पूरे गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। अब यहाँ से दिख रहा है ना HCl, जब HCl का यहाँ पे सिक्रेशन होता है तो पूरा जो भोजन का पाचन की क्रिया किस मीडियम में होती है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम में। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो जठर ग्रंथि होती है वहाँ पे भोजन किस मीडियम में पाचित होता है, तो हम बोलेंगे एसिडिक में। मुंह में कैसा था, क्षारीय था, पेट में कैसा है, एसिडिक है। अब ये हमारे इतनी ग्लैंड से रेनिन, पेप्सिनोजेन, लाइपेज, और ये था इनका कार्य। रेनिन का काम मिल्क को पचाना, पेप्सिनोजेन का काम प्रोटीन, पी से पेप्सिनोजेन और पी से प्रोटीन, रेनिन केसिन।
ऐसे नाम, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन, तो रेनिन। ऐसे राइम से वर्ड अगर हम याद करें तो याद रख सकते हैं। अभी एग्जाम में आ जाए कि रेनिन किसका पाचन करता है, तो रेनिन से केसिन, रेनिन केसिन, ना दोनों में आ रहा है तो यहाँ से नहीं। और पेप्सिनोजेन, पेप्सिन भी देगा तो यहाँ से पी से प्रोटीन और पी से पेप्सिनोजेन। और ये लाइपेज, जहाँ भी लाइपेज, लाइपेज याद रखिएगा वो वसा का ही, फैट का ही पाचन करेगा। अब हमारे सबसे मेन और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पे आते हैं, लीवर पे। लीवर, हम इसे जिगर इसी को बोलते हैं, हिंदी में ऐसे बोले तो बोल सकते हैं जिगर भी। देखिए जो लिवर है हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो हम, क्योंकि यही है। अब आइए देखते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर होता है। अब देखिए आगे जो छोटी होगी हम वो जहाँ पे आएगी उसे छोटी वाली भी देख लेंगे। अभी हम बहिस्रावी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बड़ी वाली आई है तो बड़ी वाली देख लेते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारे लीवर के बारे में। और लीवर आप देखेंगे कि यहाँ से जो ग्रहणी होती है सी आकार की, वहाँ पे वहीं से लगा होता है, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे जुड़ा होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट राइट, ऐसे बड़ा भाग होता है, यहीं से छोटा सा ये ऐसे करके बाइल डक्ट, यहीं से बाइल डक्ट भी निकला होता है। और यही हमारी ये ग्रहणी सी आकार के ऐसे यहाँ से हमारा अग्नाशय शुरू हो जाता है। तो ये होता है हमारा यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसमें एक क्षमता होती है कि ये अगर नष्ट होती है इसकी कोशिकाएं तो ये मतलब तुरंत मरम्मत कर लेता है। तो ये खूब मतलब नष्ट कोशिका ये भी जितनी भी है कि इसकी खासियत होती है हमारे लीवर में। अगर मान लीजिए इसे कोई इंजरी भी हो जाती है तो वहाँ से अगर कोई सेल नष्ट हुई है तो ये यकृत के पास ऐसी एक मतलब पावर होती है कि ये उन सेल को पुनः बना सकता है। ये याद रखिएगा कि हम ऐसे पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा भाग है जो जिसकी सेल अगर नष्ट हो जाए तो वो खुद से अपना वहाँ पे मरम्मत कर सकता है, तो वो कौन है? लीवर है। दूसरा क्वेश्चन कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ये लीवर है। अब आइए देखते हैं कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि ये मेंबर का सबसे मुख्य सदस्य है किसी परिवार का, जैसे कोई, तो वैसे ये हमारे शरीर का सबसे मुख्य है, कंट्रोल करना इसी का होता है। तो आइए हम वर्क देखते हैं इसका। सबसे पहले ये ग्लूकोज को किसमें चेंज करता है? ग्लाइकोजन में। देखिए हमारे शरीर में जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है वैसे ही यकृत किसमें चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में, ताकि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़ सके, जिसके मतलब शुगर की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और इस क्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन का निर्माण, तो इस क्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखिए ये उल्टा भी यहीं से हो सकता है। ग्लाइकोजन, अब देखिए जब तक हमारे शरीर में जैसे ही ज्यादा हुआ ग्लूकोज तो इसने ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया। अब हम मान लीजिए कई दिन से खाए पिए नहीं है, व्रत रहते हैं लोग, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई। अब फिर यकृत कहेगा कि कोई बात नहीं, तब तक ये कर सकता है ना। फिर कहता है ये यहाँ से ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को यहाँ से ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और इस क्रिया को हम ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। जब भी कंडीशन खराब होती है तो कौन वर्क करता है? लीवर।
इसीलिए हम लीवर को हमें कोई भी मतलब ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसा नशा नहीं करना चाहिए जा कि हमारा लीवर खराब हो जाए। देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इतना सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको ये खुद क्षति पहुंचाना चाहते हैं। तो सही आम बात हो गई ना कि जो लोग आपके लिए खड़े होते हैं फिर उन्हीं को गिराने के लिए आप खड़े हों, तो ये कैसा है। तो इसीलिए हमारे लीवर को हमें ऐसा कुछ नहीं खाना पीना चाहिए कि जिससे हमारा लीवर क्षतिग्रस्त हो, क्योंकि लीवर से ही तो हम जीवित हैं। लीवर खराब हुआ तो फिर हम जिंदगी से उठ जाएंगे, जिंदगी खराब। ये हो गया 2 कार्य। अब देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड वाले चैप्टर में हमने प्लाज्मा बताया था, और वहां पे हमने लिखा था प्लाज्मा का निर्माण कौन करता है, लीवर। तो यहाँ से इसका कार्य प्लाज्मा निर्माण का भी होता है। और देखिए भ्रूण में आरबीसी का निर्माण भी कौन करता है, लीवर। हमने जब ब्लड आरबीसी का रक्त का निर्माण बताया था तो वहाँ बताया था कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए जब बहुत छोटा सा बच्चा मतलब होगा, मतलब जब निर्माण हो रहा होगा ऐसे, तो यॉर्क सैक में बनता है, और यॉर्क सैक जैसे ही थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है तो वहाँ से आरबीसी का निर्माण किसमें हो जाता है, लीवर में। तो लीवर में आरबीसी का निर्माण होता है। और देखिए जब तक मतलब एक बच्चा जन्म ना ले ले तब तक उसको भ्रूण बोलते हैं, और यहाँ पे उसका आरबीसी का निर्माण वहाँ पे यकृत में होता रहेगा। अब देखिए जो बच्चा होता है उसकी जो बोन्स होती है वो बहुत अभी बन रही होती है ना, नाजुक, अभी उसमें जो ब्लड बनाने की सेल होती है वो नहीं बनी होती है, इसीलिए कौन बनाता है वहाँ पे, लीवर का कार्य होता है कि वो ब्लड का निर्माण करे। अब देखिए फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और एल्ब्यूमिन ये 2 प्रोटीन है, और इनका निर्माण कौन करता है, हमारा लीवर ही करता है। तो फाइब्रिनोजेन का काम होता है थक्का बनाना, थक्का बनाना। अब देखिए हम बोले कि ये रक्त का थक्का बना रहे, तो क्या हमारे शरीर में ये बना देगा थक्का, तो नहीं। वैसे तो बना सकता है, लेकिन यहाँ से एक आता है हिपेरिन। हिपेरिन, ये हिपेरिन ही इसको शरीर में ऐसा नहीं करता कि तुम यहाँ पे भी अपना थक्का, अपना वर्क शुरू कर दो, थक्का बना लो। तो ये हिपेरिन थक्का बनने से क्या करता है, ब्लड को रोकता है, थक्का बनने से रोकता है ब्लड क्लॉटिंग को। और फाइब्रोनेजन जैसे जहाँ भी हमारी स्किन बाहर कट जाती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे ये एक्टिव होते हैं, हमारे ब्रेन में सेंसरी ऑर्गन है, वो तुरंत जाएंगे, कहेंगे भाई लीवर से फाइब्रोनेजन को तुम भेजो, तो वहाँ से फाइब्रोनेजन जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे मकड़ी जाला बुनती है वैसे ही ये अपना जाला बुन के वहाँ पे थक्का, ताकि ब्लड न बहे। तो ये कार्य करते हैं यहाँ से ये। और हिपेरिन का भी निर्माण कहाँ पे हो रहा है, हमारे ब्लड यकृत में ही। तो ये सारी चीजें जितने भी प्लाज्मा का भी निर्माण, भ्रूण में आरबीसी का भी निर्माण, फाइब्रोनेजन, हिपेरिन, सबका निर्माण कहाँ पे हो रहा है, लीवर में। और सबसे इम्पोर्टेंट अमोनिया को चेंज करता है यूरिया में। देखिए ये खतरनाक होती है और ये थोड़ा कम खतरनाक होता है। तो यहाँ से अगर लीवर नहीं होता, हम जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन वोटीन होती है, तो वहाँ से क्या निकलता है, अमोनिया। पाचन के बाद अमोनिया का निर्माण होता है, तो वो अमोनिया बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे अगर हम ब्लड में चला जाए ऐसे तो खतरनाक होती है, तो उसको कम खतरनाक बनाता है कौन, हमारा लीवर। तो हर तरह से लीवर सुरक्षा कर रहा है यहाँ से। तो वो भी जितने भी अमोनिया होता है वो सबको चेंज कर देता है यूरिया में। फिर यूरिया हमारे किडनी में जाती है, वहाँ से मूत्र के रूप में बाहर निकल जाती है। अब देखिए इसीलिए यूरिन बोलते हैं, क्योंकि यूरिन का निर्माण होता है तो हम बोलते हैं यूरिन, मूत्र को। अब यहाँ से फैगोसाइटिक,
फैगोसाइटिक नहीं लेते हैं। यहाँ से हम जितने भी मान लीजिए जहर, कीटाणु, कोई नशा, ये सारी अगर चीजें हम अपने अंदर लेते हैं तो जो मान लीजिए कुछ होता है ना किसी चीज में थोड़ा जहर कम, ये नहीं कि पूरा जहर ही ले ले तब बच जाएगा, थोड़ा कम जहरीला जैसे होता है ना, कोई कोई चीजें चली जाती हैं छिड़काव करते समय में, तब भी हम सेफ रहते हैं। तो हम सेफ कैसे रखते हैं? हमारे जो लीवर में एक सेल पाई जाती है कूफर सेल, कूफर सेल, और इसी को बोला जाता है फैगोसाइटिक सेल, मतलब भक्षक कोशिका, भक्षक कोशिका। तो ये अगर हम ये सारी चीजें लेते हैं तो इन सभी को जो कुफर सेल होती है ये ले लेती है और सभी को भक्षक कर लेती है, मतलब वो खा लेती है। फिर खाने के बाद ये डेड हो जाती है, ये मान लीजिए इनका भक्षण करने के बाद ये डेड भी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इसकी। लेकिन फिर लीवर के पास हमारी ये है कि अगर ये कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं तो ये दूसरी कोशिका बना लेगा। लेकिन देखिए किसी चीज की भी लिमिट होती है। अब मान लीजिए बार बार हमेशा कोई नशा करते जा रहे हैं, हमेशा दिन भर लिए जा रहे हैं, तो कितना सहेगा? सहन की भी एक क्षमता होती है। तो ये निर्माण तो कर सकता है बार बार, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमारा जो लीवर होगा वो बहुत थक जाएगा और उसमें इतने सारे पॉइजनस हो जाएंगे कि वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर वो कहाँ से आगे कोई निर्माण करेगा वो? तो अगर हम लिमिट में लेते हैं तब तो सही है, लेकिन लिमिट से अधिक कोई भी चीजें हानिकारक ही होती हैं। चाहे हम कोई भी, जैसे जल जब वो ऐसे होता रहता है, हम पीते हैं, अगर जल हमारे ऊपर अधिक हो जाए तो क्या हो गया? फिर हम खत्म हो जाते हैं। जैसे इस समय बाढ़ का कहर चल रहा है, तो कोई भी चीज हमारे लिए जितनी जरूरी है, लेकिन वो एक लिमिट के अनुसार ही जरूरी है। अगर लिमिट से अधिक हुई तो वो जहर या खतरनाक का रूप ले लेती है, चाहे वो कितना हो अच्छा क्यों ना। तो वैसे ही हमारे ये कुफर सेल हैं, तो ये वैसे कीट भक्षी कोशिकाएं होती हैं। जितने भी कीटाणु, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जो भी आते हैं, तो सबसे पहले ये उनका भक्षण कर देती हैं और ये भक्षण करके खत्म कर देती हैं। फिर यहाँ से यकृत होता है, इनका पुनः निर्माण कर देता है। तो ये था हमारे पूरा यकृत का कार्य। प्लाज्मा का भी निर्माण, ये सब चीजों का निर्माण कौन था? इतने सारे कार्य को करता है हमारा एक अकेला लिवर। और जो लोग नशा करते हैं वो लोग लिवर को डैमेज करते हैं। अब सही है, कुछ दिन तो करिए, सही है, करिए आप लिवर को डैमेज, लेकिन जैसे ही लिमिट से अधिक हुआ तो फिर वो आपको डैमेज कर देगा, खत्म आपकी कहानी। तो इसीलिए नशा ना करें। ये हमारा जो जिगर है उसको बनाए रखें, अपनी ताकत को बनाए रखें। इतना सारा वर्क करता है ये अकेले, इसीलिए इसे बोला जाता है जिगर है। तो इसीलिए इतना जो भी हम ये नशा करते हैं वो कम करनी चाहिए, ताकि हमारे कुफर सेल भी आराम से रहें और हम भी आराम से रहें। तो ये था हमारा पूरा बहिस्रावी ग्रंथियां और उनसे होने वाले एंजाइमों का सिक्रीशन पूरा। देखिए बस हमने एंजाइम में पूरा पढ़ लिया, ऐसे ही आप भी याद करते रहेंगे। जैसे हमने ये माना फैमिली, पिताजी का कार्य क्या होता है? पूरे घर की जो भी सुरक्षा व्यवस्था होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, दवाई हो गया, सारा कार्य किसका होता है? पिता का होता है। तो वैसे ही इस बहिस्रावी ग्रंथि में यकृत का कार्य है सबका। किसको को चेंज करना है, किसको मारना है, किसको छोड़ना है, किसको बनाना है, वो सब का कार्य कौन कर रहा है? सारा निर्णय हमारा यकृत लेता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्रंथियाँ। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद।